आतंक के दुस्साहस को जब भारतीय सेना ने जवाब दिया तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। हिंद की सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना की कार्रवाई के साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर जल प्रहार भी कर दिया है। कई दिनों से बंद बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इससे पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ये पानी पाकिस्तान को बेचैन कर रहा है। जो पाकिस्तान पहले बूंद बूंद पानी को तरस रहा था, वो अब बेतहाशा पानी की मार झेल रहा है। पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच भारत ने पानी के मोर्चे पर भी सख्त रुख अपना लिया है। एक तरफ भारतीय सेनाएं जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की तरफ बेतहाशा पानी छोड़ दिया है। पहलगाम हमले के बाद आतंक पर प्रहार करने के मकसद से भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। इसके कुछ दिन बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाली पानी को रोकने के लिए बगलिहार और सलाल डैम बंद कर दिए। डैम बंद होने से चिनाब नदी का जलस्तर पाकिस्तान में काफी कम हो गया। चिनाब नदी में जहां पहले 25 से 30 फीट पानी होता था, वहीं पिछले कुछ दिनों में ये पानी घटकर 2 से 3 फीट रह गया था। लेकिन कई दिनों तक पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने के बाद भारत ने अब पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारी बारिश की वजह से जब जलाशय भर गए, तो भारत ने आज बगलिहार और सलाल डैम का पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया। एक साथ ज्यादा पानी छोड़ने से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली पानी का प्रवाह अचानक तेज हो गया। रात भर से हुई तेज बारिश के बाद चिनाब दरिया का जलस्तर काफी ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से चिनाब डैम के 5 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। पानी का तेज बहाव होने के कारण पाकिस्तान में जो है वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में की गई कायराना हरकत के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिसका मतलब कोई भी सटीक जानकारी पानी के बारे में पाकिस्तान की सरकार को नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ भारत सरकार द्वारा एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर, दूसरी तरफ ये वाटर स्ट्राइक, ये इस चीज का प्रमाण है कि पाकिस्तान का अंत जो है वो निकट है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और कृषि पर दबाव और बढ़ गया। जानकारों का मानना है कि अचानक गेट खोलने से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इससे पाकिस्तान की खेती भी बुरी तरह प्रभावित होगी। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल संधि के तहत भारत को सतलुज, रावी, व्यास नदी का अधिकार मिला था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का हक दिया गया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला ले लिया। यह कदम पाकिस्तान में चल रही आतंक की कमर तोड़ने के मकसद से उठाया गया। अब पाकिस्तान एक तरफ भारत की जवाबी कार्रवाई की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत का जल प्रहार उसे लंबे वक्त तक परेशान करता रहेगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बरसों से आतंक की फैक्ट्री बने पाकिस्तान को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहलगाम हमले के खिलाफ भारत पाकिस्तान पर चौतरफा वार करने लगेगा और हिंदुस्तान की दूरदर्शी रणनीति पाकिस्तान के भविष्य को ही अंधेरे में डाल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्ध की खबरें कई बार लोगों की बेचैनी बढ़ा देती हैं। मेडिकल साइंस में इसे वॉर एंग्जाइटी का नाम दिया जाता है। मौजूदा हालात में जरूरी है कि आप युद्ध को लेकर बेवजह परेशान ना हो। तनाव के माहौल में अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए, लेकिन युद्ध की खबरों को लेकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस माहौल में वॉर एंग्जाइटी से कैसे बचें, देखिए इस पर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है। वॉर एंग्जाइटी एक इतनी इंटेंस इमोशनल सिचुएशन होती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से अराइज करती है, जहाँ पे हाइटेंड इमोशंस हो जाते हैं और आदमी के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी आ जाती है वॉर से रिलेटेड या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से रिलेटेड कि वो हर बारी उसी के बारे में सोचता है और उसके अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है। वो सोते जागते
इतना उसी के बारे में डिस्कस करता है, और जो वो डिस्कस भी आसपास लोगों से करता है वो नेगेटिव ही डिस्कस करता है, और उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ, उसके परिवार की लाइफ एक ऐसी मुकाम पे पहुंच गई है कि जहां पे शायद उसके साथ आगे जाके अच्छा नहीं होगा। तो ये जो सोच है वो जब बार बार सोचता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, और वहां से जो एंग्जाइटी है उसकी और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। वॉर एंजाइटी से बचने का तरीका है कि आप अपने काम में व्यस्त रहें, आर्मी को अपनी ड्यूटी करने दें, आर्मी के ऊपर फेथ करें, गवर्नमेंट के ऊपर फेथ करें, और जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं आपको न्यूज़ पे भरोसा करना है, ना कि फेक न्यूज़ पे। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी, और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्विटर्स, यूट्यूब चैनल्स वगैरह बैन कर दिए हैं, जिससे किसी तरह की का एंग्जाइटी ना हो। तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट पे विश्वास रखना है, अपनी जो दिनचर्या है उसको कंटिन्यू करना है, और उसके अलावा जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप वो एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। अगर आपकी जो हॉबीज हैं आप उसको करिए, बाकी कुछ फॉलोइंग सिचुएशन जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है तो उसको बड़े रिलैक्स्ड होके लीजिए, क्योंकि जब आदमी पैनिक कर देता है एंग्जाइटी में तो वो उसको और उसके अंदर खलबली पहुंचाता है, जिससे उसको और प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया कि एक बच्चा साउथ में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। तो वो पेरेंट्स को इतनी एंग्जाइटी हो गई कि उन्होंने अपने बच्चे को साउथ से कहा कि भाई तुम वापस नॉर्थ में आ जाओ। तो जब पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको समझाया, देखिए आपका बच्चा सबसे सेफ जगह पे है, वो साउथ में है। इंडिया की आप लेंथ देखिए तो 3000 किलोमीटर आपके से दूर वो बैठा हुआ है, तो वो आपसे ज़्यादा सेफ है। तो कहने का मतलब है कि लोगों की जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, वॉर एंग्जाइटी की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, और वो उसको बहुत ही मायोपिक, बहुत ही टनल विजन से जो उन्होंने अपने मन में सोचा होता है या जो नेगेटिविटी वो लाए होते हैं उसी के बारे में वो फोकस करना शुरू कर देते हैं, जो कि आदमी को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए अपने आप बिजी रहिए, अपने कंपनी में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, और जो इंफॉर्मेशन है उसको चेक करिए और फिर अपना एक ओपिनियन बनाइए। वॉर एंजाइटी से बचने का तरीका है कि आप अपने काम में व्यस्त रहें, आर्मी को अपनी ड्यूटी करने दें, आर्मी के ऊपर फेथ करें, गवर्नमेंट के ऊपर फेथ करें, और जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं आपको न्यूज़, अगर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर परेशान है वॉर एंजाइटी से, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको जितना बिजी रख सकते हैं उसको समझाइए मत। जितना आप उसको बिजी रख सकते हैं, जितनी गुड न्यूज़ उसको ला सकते हैं, उसके साथ मूवी देखिए, उसके साथ एक अच्छी चीज़ गेम खेलिए, चाहे लूडो खेलिए, कुछ भी करिए, बट आपको उसको इंगेज रखना है। जब वो इंगेजमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो एंग्जाइटी है और पैनिक है उससे अपने आप ध्यान हटना शुरू हो जाएगा और वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है कि पैनिक अगर कोई करता है वॉर एंजाइटी में तो उसको समझाना नहीं है, आपको एक्शन ओरिएंटेड चीजें करनी है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। सरकार और सेना ने दुनिया को इस मामले के बारे में बताने के लिए देश की बेटी विंग कमांडर व्योमिका के साथ कर्नल सोफिया को चुना, तो उनके परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। खास बात यह है कि कर्नल सोफिया ने सेना में देश की सेवा करते हुए अपनी काबिलियत पर ही साबित की है, जिस पर देश को गर्व होना लाजमी है। भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने सेना में अपना कर्तव्य निभाते हुए अब तक कामयाबी की कई बुलंदियां हासिल की हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आगाज के बाद कर्नल सोफिया जिस तरह चर्चा में आई हैं, उससे उनकी शोहरत और बढ़ गई है।
कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में शामिल हुई थी। इसको लेकर उनके ससुराल में काफी खुशी का माहौल है। कर्नाटक के बेलगावी में रहने वाले कर्नल सोफिया के ससुर मोहम्मद गौस साहब बागेवाड़ी को अपनी बहू पर बेहद फक्र महसूस हो रहा है। हमारी बेटी है, हमारे बहू है, उन्हें सेना में उन्हें काम कर रही है, ये काम ऐसे करते चलो बोल के हमें ट्यूशन देते रहते हैं उनको। आज हमारा नाम रोशन करिए और सब लोग मेरे को बहुत इज्जत कर रहे हैं। ये इज्जत से मेरी जीना करने का तमन्ना है। ये गांव में बहुत हमारी इज्जत हो रही है। अभी सब लोग आए थे, सब जात वाले आको सलाम दुआ करे, मेरे को फूल पान करे और गौस भाई तुम्हारा नाम लाए कर को सब जने बोलना है। कर्नल सोफिया कुरैशी की शादी बेलगावी जिले में कन्नूर गांव के मोहम्मद गौस साहब बागेवाड़ी के बेटे ताजुद्दीन बागेवाड़ी से हुई है। सोफिया के पति ताजुद्दीन भी सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। सोफिया की शोहरत से देश भर में उनके तमाम परिजन और रिश्तेदार भी गौरव महसूस कर रहे हैं। झांसी में रहने वाली कर्नल सोफिया की चचेरी बहन शबाना कुरैशी और उनके परिवार में भी जबरदस्त खुशी का माहौल है। परिवार की बेटियों के लिए सोफिया रोल मॉडल उभरी हैं और वो भी उनसे प्रेरणा लेकर सेना में जाने का इरादा रखती हैं। सोफिया की बहन शबाना को भी अपनी बहन पर गर्व है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अपने किए की माकूल सजा मिलनी चाहिए। एक बार में इनको पूरा मिटा देने चाहिए पूरे पाकिस्तान को, कि दोबारा से कभी हिम्मत ना हो उनकी भारतीय की तरफ देखने की। कर्नल सोफिया कुरैशी का करियर शानदार रहा है। वो 1999 में सेना में शामिल हुई थी। उन्हें 2006 में भारत के शांति मिशन में कॉन्गो भेजा गया। 2016 में उनको आसियान प्लस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर होने का गौरव हासिल है। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर में कार्यरत थे। वो 1971 के युद्ध में भी शामिल रहे। उनके परदादा भी सेना में थे और 1857 की क्रांति में भी उन्होंने भाग लिया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दुनिया को बताने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई छतरपुर में ही हुई। उसके बाद उनका परिवार वडोदरा चला गया था। वडोदरा में कर्नल सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन साइंटिस्ट बनने के बजाय सेना की सेवा चुनी। वो 26 साल से देश की सेवा कर रही हैं और अब सेना की उन महिला अधिकारियों में शुमार हो गई हैं जो देश के दुश्मनों को माकूल जवाब देने की क्षमता रखती हैं। बेलगावी से सगय राज, छतरपुर से लोकेश चौरसिया और झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी मैच सस्पेंड किए। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने ये अहम फैसला लिया है। बीसीसीआई के मुताबिक आईपीएल टूर्नामेंट के बचे हुए मैच अब बाद में खेले जाएंगे। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बीसीसीआई का ये बड़ा फैसला, और सभी मैच जो बच गए हैं वो बाद में खेले जाएंगे। और आईपीएल के सभी मैच कुछ समय के लिए बीसीसीआई ने स्थगित कर दिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी मैच कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए हैं और सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है। यह अहम फैसला लिया है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे हालात हैं, उसे देखते हुए बीसीसीआई ने कुछ समय के लिए आईपीएल टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है और आईपीएल टूर्नामेंट के बचे हुए मैच अब कुछ समय के बाद खेले जाएंगे। और कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आईपीएल के सभी मैच स्थगित कर दिए जाएंगे। कल पंजाब के साथ मुकाबला था धर्मशाला में और वहीं पर मैच को बीच में ही रद्द कर दिया था। उसके बाद अब ये बड़ा फैसला, बीसीसीआई ने आईपीएल के सभी मैच सस्पेंड कर दिए हैं। अभी तक फिलहाल 58 मैच आईपीएल के खेले जा चुके हैं और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा फैसला बीसीसीआई ने लिया है। केंद्र सरकार से इस बीच बातचीत भी की गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने ये अहम फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान के बीच इस बीच तनाव के माहौल है और तनाव का हाल है और इस बीच ये अहम फैसला लिया गया है। बीसीसीआई के मुताबिक आईपीएल टूर्नामेंट के बचे हुए मैच अब बाद में खेले जाएंगे। अभी तक फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये मैच आखिर कब खेले जाएंगे। अभी तक आईपीएल के 58 मैच खेले जा चुके हैं।
तो भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण आईपीएल 2025 को स्थगित करने का ये फैसला लिया। बीसीसीआई ने केंद्र सरकार से भी इस मामले पर बातचीत की और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। याद दिला दें कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार को धर्मशाला में आईपीएल 2025 का 98वां मैच रद्द कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के चलते मैच बीच में ही रद्द करने का फैसला लिया गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। और हमारे सहयोगी नीतीश ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। नितिन, देखिए अब एक फैसला सामने आया है बीसीसीआई की तरफ से, मैच को आईपीएल के सभी मैच स्थगित कर दिए गए हैं, और क्या ज्यादा अपडेट? जी बिल्कुल, बीसीसीआई की एक आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई क्योंकि कल जो घटना हमें धर्मशाला में देखने के लिए मिली, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब की टीम मैच खेल रही थी और सडनली वहां पर फ्लड लाइट्स को ऑफ करना पड़ा क्योंकि उस वक्त बहुत सारा प्रोजेक्टाइल्स को हर्ल्ड हो रहा था आसपास के एरियाज में। तो इमीडिएटली बीसीसीआई ने एक कदम उठाया था, वहां पर मैच को बंद कराया, लोगों को बाहर निकाला, प्लेयर्स को एक सेफ जोन में उनके होटल पे पहुंचाया गया और उसके बाद से कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा लग गया था कि शायद बीसीसीआई जो है एक बड़ा फैसला लेगी आज। और अब से थोड़ी देर पहले जो बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी, उसमें सभी अधिकारी मौजूद थे और वहां पर यह फैसला लिया गया कि आईपीएल को फिलहाल के लिए रद्द किया जा रहा है और जो 16 मैचेस बचे हैं उसके ऊपर में बाद में फैसला होगा कि वो कब होंगे, लेकिन एट प्रेजेंट आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। जी नितिन, जिस तरह से हर तरफ ब्लैकआउट किया जा रहा है और उस बीच बीसीसीआई का ये बड़ा फैसला, जो मैच जो है वो थोड़े समय के लिए जो है स्थगित कर दिए गए हैं, तो क्या कयास लगाया जा रहा है, कितने समय बाद जो है ये मैच हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कुछ मैच हो चुके थे और अब जो बचे हुए मैच हैं वो कब तक होने के अनुमान है? जी बिल्कुल, आईपीएल ऑफकोर्स अपने बिजनेस एंड की तरफ जो है वो पहुंच चुका था और अब सिर्फ 16 मैच बचे थे। 25 तारीख को आईपीएल का फाइनल खेला जाना था कोलकाता के अंदर में, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त देश के हालात हैं, पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के इस वक्त हमारी एक जंग जैसा जो माहौल बना हुआ है, उसमें प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया है। अब रही बात की बाकी बचे हुए मैचेस कब होंगे, ये अभी फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब तक चलिए देखना होगा नितिन कि अब आईपीएल के जो बचे हुए मैच हैं वो कब खेले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देश की सुरक्षा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑपरेशन सिंदूर में सेना द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में देश को विस्तार से बताया। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका की तरह ही देश की कई जाबाज बेटियां सेना में शामिल होकर देश की सेवा में समर्पित हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। अब युद्ध जैसी परिस्थिति दोनों देशों के बीच बनी है। ऐसे में भारतीय सेना के जो सैनिक हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी परिवारजन क्या सोचते हैं, परिवार के लोग क्या मानते हैं, ऐसे हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं जिनकी बेटी नेवी में कार्यरत है मुंबई में और उसका नाम आयुषी देसाई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आयुषी देसाई अपनी बहन के साथ इस तस्वीर में नजर आ रही हैं और वो वर्दी में है आयुषी देसाई। उनके माता पिता हमारे साथ हैं। सबसे पहले पिताजी से बात करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवांग देसाई है मेरा नाम। देवांग भाई, आपकी बेटी कब भर्ती हुई थी, फिलहाल कहाँ पोस्टिंग है और क्या कहेंगे जो परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर? मेरी बेटी को नेवी में 5 साल हो गए। अभी वो ऑफिसर में लेफ्टिनेंट कमांडर है और मुंबई में पोस्टेड है। अलग अलग जैसे नेवी के शिप्स होते हैं, आईएनएस सूरत जैसे अभी आया था, ऐसे बहुत सी नेवी शिप्स है, उसमें भी उसकी ड्यूटी होती है। उससे पहले वो अंडमान निकोबार में एकदम एंड में थी, विशाखापट्टनम में भी वो पोस्टेड थी, तो अभी वो मुंबई है। चिंता कितनी रहती है बेटे को लेकर? युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, चिंता रहती है नहीं रहती? चिंता ऑब्वियसली रहती है क्योंकि वो जैसे बॉर्डर है, वो सी बॉर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करना है, सबको अलर्ट पे रख दिया था। तो हमको भी मैसेज आया था कि नाउ समथिंग गोइंग टू हैपन, तो तैयारी है। लेकिन एक ऐसा रहता है कि भाई युद्ध होने वाला है और सी इज़ पार्ट ऑफ इट, तो हमें एक ऐसा है कि उसको बहुत शॉर्ट टाइम में, सी इज़ बहुत यंग एज में उसको युद्ध का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलना, उसमें उसका मेंटल टेस्ट होता है कि वो कितना एंड्योरेंस से कैसे वो कर सकती है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखते हैं कि दिस इज़ समथिंग डेवलपिंग हर। आप क्या चिंतित हैं अपनी बेटी के लिए और क्या कहेंगे जो हालात बने हुए देश में अभी? एज अ मदर मैं चिंता में तो बहुत हूँ, लेकिन गर्व भी करती हूँ कि मेरी लड़की आज बॉर्डर पे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है।
किस तरह की चिंता रहती है? चिंता रहती है, आधी रात को भी उठ जाती हूँ और देखती हूँ कहीं फ़ोन नहीं आया है ना, मोबाइल चेक करती रहती हूँ। इसलिए टेंशन थोड़ा रहता है, लेकिन एक दूसरी तरफ गर्व भी होता है कि यस, मेरी डॉटर फाइट कर रही है अगेंस्ट आतंकवाद। तो कब से बेटी से संपर्क में बातचीत नहीं हुई है? लगभग 29 को वो निकली थी, तब मैसेज आया था कि हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, ये आयुषी के माता पिता हैं जो हमसे बात कर रहे थे। इनकी बेटी नेवी में है और मुंबई में पोस्टिंग है। आखिरी बार 29 अप्रैल को इनकी बातचीत हुई, तो उसके बाद कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन का जो भूमिका होती है कहीं की शुरुआत हो चुकी। तो स्वाभाविक तौर पे ये कहेंगे कि जिनके भी बेटा या बेटी आर्मी में है तो परिवारजनों को चिंतित होना भी स्वाभाविक है। तो उसी तरह से इनको गर्व भी है और चिंता भी है, क्योंकि हर किसी माँ बाप को चिंता तो रहनी स्वाभाविक है। और चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की, और आपको लेकर चलते हैं सीधे चारधाम यात्रा पर, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर शासन से लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में आस्था और श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु चारों धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन की अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री या यमुनोत्री। हर जगह तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। लिहाजा इन तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ताकि मौजूदा हालात में इन पवित्र स्थलों पर किसी भी तरह की नापाक हरकत की गुंजाइश न रहे। इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा के साथ सुरक्षित यात्रा पर भी सरकार का जोर है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर भी मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए बारिश और आंधी की संभावनाएं जताई हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए मौसम पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चारधाम यात्रा में सुरक्षा के इंतजाम दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बद्रीनाथ धाम में पुलिस और आईटीबीपी के अलावा एटीएस को भी तैनात किया गया है। वहीं भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए भी खास उपाय किए गए हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में आस्था और श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु चारों धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन की अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। चाहे केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री या यमुनोत्री, हर जगह तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है। लिहाजा इन तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, ताकि मौजूदा हालात में इन पवित्र स्थलों पर किसी भी तरह की नापाक हरकत की गुंजाइश न हो। खासतौर से बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के साथ एटीएस को भी तैनात कर दिया गया है और वीआईपी गेट सहित दर्शन के लिए हर जगह कतारों में लगे एक एक शख्स को पुख्ता जांच के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए जाने दिया जा रहा है। और जितनी भी पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है उसके सुपरविजन के लिए और मंदिर की सुरक्षा में क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एटीएस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एलआईयू और पुलिस की जो भी शाखाएं सभी तत्परता से महिलाओं के विंग के सहित सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और कोई भी यहाँ अनहोनी बचाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में केवल बद्री विशाल के मंदिर परिसर में ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। हर जगह कड़ी निगरानी की जा रही है। जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिस अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं, जो मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी तरह की दिक्कत न हो और व्यवस्था न बिगड़े, क्योंकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। 30 अप्रैल से 8 मई तक चारों धामों पर 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। 2 मई से 8 मई तक सबसे अधिक 1,70,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि 4 से 8 मई के दरमियान बद्रीनाथ धाम में 79,678 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अक्षय तृतीया के बाद से गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए 65,883 श्रद्धालु पहुंचे। 10 दिनों में यमुनोत्री धाम में 82,840 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 26,21,000 से ज्यादा हो चुकी है।
तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केदारनाथ धाम में सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने और नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम में हर कोने पर चल रही गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा के दौरान मौसम की। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के चलते बीच बीच में तीर्थयात्रा में बाधा आ रही है, लिहाजा तीर्थयात्रियों को सावधान रहने की जरूरत है। हम आपको बताते हैं चारधाम में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और क्या एहतियात आपको बरतने की जरूरत है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उत्तराखंड के इन चारों धामों की तीर्थ यात्रा इन दिनों जोरों शोरों से जारी है। देश के कोने कोने से दूर दूर से श्रद्धालु लगातार इन धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि यात्रा के दरमियान पहाड़ों में मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है। इसके कारण लोगों के लिए खास सावधानी लाजमी है, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। रास्ते में भले ही कुछ दिक्कतें हो रही हो, परंतु मई के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी बहुत से श्रद्धालुओं को आकर्षित भी कर रही है। इस मौसम का आनंद लेने के लिए कुछ लोग मनाली, कुछ लोग हिमाचल में जाते हैं, बट हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए इस मौसम का मजा यहाँ भी लें और धार्मिक यात्रा को और आगे लेकर जाएं। और मौसम मजा आ गया, मतलब सबको आना चाहिए। धार्मिक यात्रा है, जरूरी नहीं है हम मनाली इधर उधर ही घूमने जाएं, यहाँ पर भी आके आप उतना ही आनंद ले सकते हैं। बहुत ही आनंद, धर्म के साथ आनंद का जो मजा रहना संयोग अनलिमिटेड है, ये आनंद बिल्कुल अनलिमिटेड है। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि बरसात और तापमान गिरने के चलते बढ़ी ठंड के बावजूद यात्रा में बाधा न आए और तमाम तीर्थयात्री सुरक्षित तरीके से इन धामों के दर्शन करने पहुंच सके। लिहाजा अगर कहीं बारिश तेज होती है तो यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोक दिया जाता है। खासतौर से केदारनाथ धाम के इलाके में रात के वक्त में बर्फबारी भी हो रही है, इसीलिए पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुंचना कठिन हो जाता है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह रेन शेल्टर के अलावा अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि बारिश में भीगने पर यात्रियों को दिक्कतें न हो और यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह चिकित्सालय भी खोले गए हैं। केदारनाथ धाम में अत्यधिक बारिश होने पर यात्रियों को रेन शेल्टर का सहारा दिया जा रहा है। इसके अलावा टेंट कॉलोनी में भी यात्रियों को सुरक्षित रुकवाया जा रहा है। जानकारों की माने तो इन दिनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तराखंड में आज बादल छाए रह सकते हैं और आंधी बारिश की संभावना है, तो वहीं कल यानी शनिवार 10 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 11 मई को भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 12 मई को भी उत्तराखंड में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक पहाड़ों के मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव का अलर्ट नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं को खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी पहाड़ों में मौसम में बदलाव आम बात है, तो एहतियात जरूरी है। इसीलिए तीर्थयात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि वो यात्रा शुरू करने से पहले मौसम के अपडेट की जानकारी जरूर लें। रास्ते में तेज बारिश हो तो यात्रा करने से बचें। बारिश और बर्फबारी के बचाव के लिए रेनकोट, छाते और जरूरी सामान अपने साथ रखें। पहाड़ों में बारिश होने पर लैंडस्लाइड और रास्ते बंद होने की समस्या भी पैदा होती है। इसको देखते हुए प्रशासन खास तौर से अलर्ट है और जगह जगह रास्ते खोलने के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बचाव दलों को भी तैनात रखा गया है ताकि कभी भी कहीं भी हादसे की स्थिति में तत्काल राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानी इलाकों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो धार्मिक पर्यटन पर निकली हुई है। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गर्मी की परवाह न करते हुए दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भी लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए गर्मी से बचने के व्यापक प्रबंध किए हैं, जिससे बाबा विश्वनाथ का दर्शन सुलभ हो गया है। रिपोर्ट देखिए।
बाबा विश्वनाथ के दर पर रिकॉर्ड श्रद्धालु, चिलचिलाती गर्मी पर आस्था पड़ रही भारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम के तेवर में कई जगहों पर जरूर नरमी आई है, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम काशी समेत देश के ज्यादातर मैदानी इलाके भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। सूरज की तपिश की परवाह न करते हुए रिकॉर्ड संख्या में भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। कोई लखनऊ से आया है तो कोई गुरुग्राम से। पूरे देश से शिव भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने उमड़ रहे हैं। आस्था के आगे गर्मी क्या है, इसलिए तो हम तो आए हैं। गर्मी में भी गर्मी बहुत है, यहाँ पे भी है, लखनऊ में भी है, तो गर्मी तो होगी। गर्मी का मौसम चल रहा है, बट हमें अभी छुट्टी मिली तो हम लोग अभी आ गए घूमने के लिए। गर्मी बहुत है, गुरुगांव से भी ज़्यादा है, फिर भी जिनकी आस्था है वो आ रहे हैं, वो आ आएंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, सुबह 9 बजे से ही गर्मी हो गई है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो है लाइन कम नहीं हो रही है। पर डे यहाँ पे अभी भी देख रहे हैं आप बाहर 1.5-2 लाख लोग अभी भी एकदम लाइन लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आस्था बिल्कुल कम नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। वीकेंड पर तो ये आंकड़ा करीब 2 लाख के करीब पहुंच जा रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी के बावजूद अगर लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह है गर्मी से बचने के लिए यहाँ किए गए बेहतर इंतजाम। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर परिसर में गर्मी से बचाव के पूरे प्रबंध किए हैं। गर्मी की इस तपिश पर कहीं न कहीं आस्था भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है और यह नज़ारा कहीं और नहीं बल्कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो गर्मी से बचाव के तमाम उपाय यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं उससे लोगों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत पहुँच रही है। जिसमें हम जिस जर्मन हैंगर के नीचे खड़े हैं उससे धूप और तपिश से बचा जा सकता है, तो वहीं साथ ही साथ जो वाटर कूलर फैन के जरिए भी लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिल रही है। तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए अलग से मेडिकल टीम लगाई गई है, तो जूट वाले मैट की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालुओं के पैर हैं वे न जले वे न तपे। इसके चलते श्रद्धालुओं को काफ़ी यहाँ राहत मिल रही है, गर्मी से बचाव मिल रहा है। जर्मन हैंगर, पंखा, उच्च क्वालिटी के जूट मैट, पानी, ग्लूकोज, ORS के साथ साथ लोगों की मदद के लिए मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संपूर्ण प्रबंध किए गए हैं। अंदर का जो पूरा खुला क्षेत्र है उसमें जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, मिस्ट फैन लगाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो जूट मैट लगी हुई है बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी वाली है और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि ये मुझे लगता है कि ये पहला मंदिर न्यास हमारा है जिसने इस क्वालिटी के जूट मैट्स को बाहर से मंगवा के अपने यहाँ लगवाया है। इसे गीला करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जल्दी गर्म भी नहीं होती, पैरों के लिए आरामदायक है। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था की गई है, ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है, ORS की व्यवस्था की गई है, मेडिकल टीम्स लगातार लगी हुई हैं। शेष हमारे कार्मिक साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक के लोग लगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के इस इंतजाम से श्रद्धालु भी संतुष्ट हैं। मंदिर परिसर के अंदर उन्हें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, जिससे वो बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। फैंस के नीचे वो पानी का वर्षा हो रही है, बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए यहाँ पे आके काशी में। तो पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और देखिए इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह एक स्कोप होता ही है। जैसे थोड़ी बहुत जगह है कहीं पे पंखे और लगा दे या और थोड़ा कवर कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम की महिमा अपार है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए इसे सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में काफी आस्था है और यही आस्था इन दिनों चिलचिलाती गर्मी पर भारी पड़ रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली NCR के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। नोएडा को देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क मिलने जा रहा है। इसे नोएडा जंगल ट्रेल का नाम दिया जाएगा। जल्द ही इसे लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। यहां आने वाले जंगल सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। लोगों के लिए फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और पिकनिक स्पॉट भी यहां पर होगा। ये तस्वीरें दिल्ली के नजदीक नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास बन रहे वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क की है। कुछ ही दिनों में ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ आने वालों को शहर के बीच जंगल का एहसास होगा।
शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आपको शायद ही कभी कोई जंगल दिखाई पड़ेगा, जंगल के बड़े बड़े जानवर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इसी इमारतों के बीच में, शहर के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल जंगल बसाने की कोशिश की है। हालांकि ये जंगल तो असली होगा, लेकिन इसमें मौजूद जानवर नकली होते हुए भी नोएडा अथॉरिटी ने बेहद आकर्षक और रोमांचक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इसी जंगल ट्रेल की हम आपको एक सैर करवा रहे हैं। यहाँ पर आप ये तमाम कलाकृतियाँ देख पा रहे हैं। ख़ास बात ये कि इन्हें वेस्ट से तैयार किया गया है। नोएडा अथॉरिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इस पार्क को तैयार कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि ये देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है। इस पार्क को 3 जोन में बांटा गया है। 30 एकड़ के इस जंगल ट्रेल को अलग अलग कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको वो सारे जानवर दिखाई पड़ेंगे, वो सारे पक्षी दिखाई पड़ेंगे जो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं या फिर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये पेंगुइन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ही कंगारू आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। जो भी पक्षी या पशु जानवर ऑस्ट्रेलिया के हैं वो आपको इस सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर अलग अलग जोन में इस पूरे पार्क को बांटा गया है। कौन सा ये जानवर है, उसका नाम, उसकी पूरी जो डिटेलिंग है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। पार्क में तैयार किए गए ज्यादातर जानवरों की आकृतियों को बनाने में लोहे और प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। कबाड़ से बनाए गए डायनासोर, मगरमच्छ, अजगर, बंदर, हाथी, शेर, जिराफ, कंगारू अभी से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इस जंगल ट्रेल में भी ऐसी वेस्ट चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए ये एक जो कलाकृति बनाई गई है उसमें भी जो पूरा वेस्ट है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो मेन बॉडी है उसमें जो नोएडा अथॉरिटी को जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट से जो वेस्ट मिलता है, जो लोहे की चीज़ें मिलती हैं, जो सरिया मिलती है, उसका इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ देखिए आप यहाँ पर ये जो टायर होते हैं उस टायर के टुकड़ों से इसका ये जो एक हिस्सा है जिसको आप इसके बाल कह सकते हैं उसको तैयार किया गया है। अब आप देखिए कि ये जो यहाँ पर ये हाथी तैयार किया गया है, इसकी सूंड को देखिए आप। ये जो सूंड है इसकी, उसमें किस तरह से जो जंजीर होती है, जो चेन होती है गाड़ियों की, उस चेन का इस्तेमाल किया गया है। इसके सूंड को आप देखिए तो जो गाड़ियों की चेन होती है उस चेन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये पार्क कई सुविधाओं से लैस होगा। इसमें पार्किंग, एम्पी थिएटर, फूड कोर्ट और एग्जीबिशन एरिया भी है। यहाँ आने वाले जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकते हैं। लगभग 30 एकड़ में ये पार्क बना हुआ है जो कि लगभग बनकर तैयार हो गया है और आने वाले 1 महीने के भीतर यहाँ पर पब्लिक की एंट्री भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर जब पब्लिक की एंट्री होगी तो हालांकि उसके लिए जनता को थोड़े बहुत पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी एंटरटेनमेंट के भी साधन होंगे। यहाँ पर लोग वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, यहाँ पर लोग कई सारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। एक यहाँ पर जो आपका एम्पी थिएटर है वो भी बनाया गया है ताकि लोग अगर कोई छोटी मोटी अपनी पार्टी करना चाहते हैं, बर्थडे मनाना चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन यहाँ पर होगी। साथ ही साथ रात को यहाँ पर जंगल सफारी भी कराई जाएगी जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पार्क लगभग बनकर तैयार है। आने वाले 1 महीने में यहाँ पर जनता को एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। पार्क में निर्माण का काम अंतिम चरण में है। नोएडा के साथ दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लोगों को पार्क खुलने का इंतजार है। जिस तरह से इस पार्क को तैयार किया गया है उससे साफ है कि यहाँ आने वाले लोग अपने साथ शानदार यादें लेकर जाएंगे। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट आज का विचार का। देख लेते हैं क्या है आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।